अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारिस अमीन खान। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है और न्यूट्रल एम्पायर्स का किरदार अदा नहीं कर रहा, इसलिए इसे बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है, नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पर सबका एतमाद हो। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन फौरी इस्तीफा दें और पार्लिमान को मौका दिया जाए कि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। शफकत महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात 2.5 साल बाद होंगे जबकि ज़िमनी इलेक्शन होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होना चाहिए। शफकत महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली और सेनेट में सबसे बड़ी जमात है, इसे भी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। अगर दूसरी जमातों से पूछें तो वो भी इलेक्शन कमीशन की शिकायत करती नजर आती हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रेफरेंस दाहिर नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम का बहुत देर से मुतालबा ये था कि इलेक्शन में पैसे की ताकत खत्म हो। वजीर आजम सेनेट इलेक्शन की शफाफियत के लिए चाहते थे कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात हो। वजीर तालीम का कहना था कि वजीर आजम ने हमेशा कहा कि वोट की खरीदो फरोख्त से सेनेट इलेक्शन को पाक करना जरूरी है। 2018 में सेनेट इंतखाबात में फिर मंडियां लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग का तरीका बदलने के लिए पार्लियामेंट से रुजू करना होगा। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने के मुतालबे पर रद्द अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल बनाना चाहती है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का हुकूमती मुतालबा मुज़हिका खेज, गैर आईनी और गैर कानूनी है और आईनी इदारे की तौहीन है। सेलेक्टेड वजीर आजम नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल और गुलाम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान नून लीग का मजीद कहना था कि इस्तीफा सेलेक्टेड वजीर आजम दें जिसने डस्का में 20 प्रेजाइडिंग अफसरान अगवा किए। इस्तीफा वो सेलेक्टेड दे जिसने सेनेट इजलास में नोटों की मंडी लगाई। ATMs को जितवाया। इस्तीफा वो दे जो डस्का इलेक्शन के जेर समात मुकदमे में इलेक्शन कमीशन को हिरासा कर रहा है। ये तमाम तफसीलात हम आज इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे जनाब लालचंद साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब। आप क्या समझते हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वज़रा की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, क्या ये एक मुनासिब प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए, आप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एक पास मंजर है। मैं तो कहता हूँ 1973 के आइन के तहत ये कायम होने वाला इलेक्शन कमीशन जिसपे आवाम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, वो ये आज तक एक भी ऐसा इलेक्शन ना करा सका जो गैर मुतनाज़ा हो। अब रिसेंटली आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, एक रेफरेंस था प्रेसिडेंट की जानिब से उस पे और कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको यकीनी बनाएं कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। लेकिन आपने देखा कि टाइम का उज़र देकर इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको ओबे करने से मुआज़रत कर ली कि टाइम, हुकूमत ने कहा था कि हम 2 घंटे में आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपने देखा जिस तरह से मंडी लगी सेनेट इलेक्शन में और जिस तरह से गिलानी साहब जिनको अक्सरियत नहीं थी उन्होंने वोटों की खरीदारी की और उसके खरीदारी से एक दिन पहले एक वीडियो सामने आई और हमारे यही वज़रा ये वीडियो लेके इलेक्शन कमीशन गए तो वहां पे अंधेरा था, कोई नहीं था और किसी को कोई फिक्र नहीं थी, ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की फिक्र थी, ना पाकिस्तान की फिक्र थी कि इतना बड़ा एक मौका होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन विजिलेंट होता। उनकी कोई विजिलेंस नजर नहीं आई। लिहाजा एक इतना छोटा सा इलेक्शन अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता जहाँ पे 400, 500, 600 लोगों को टोटल वोट करना होता है तो ये जनरल इलेक्शन कराने के भी अब ये अहल नहीं रहे। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 चीजें की है, ना सिर्फ इनको कहा है कि आप रिजाइन करें, साइमल्टेनियसली आपने अपोजिशन को भी कहा है कि अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं तो आए बेटे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करने के लिए अपोजिशन से तैयार है।
लालचंद साहब, जो जवाब मिला है पीडीएम की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा है कि जिस तरह नैब आपके मातहत है, यानी हुकूमत के मातहत है, आप ये लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह काम करे। उससे ये साबित होता है कि उनको, यानी जो बाकी पार्टीज़ हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है इलेक्शन कमीशन से। और जो आपके वज़रा थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़े की कि बाकी जमातों को भी इनसे परेशानी है। तो ये तो तज़ाद आ गया यहाँ पर, दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों ग्रुप्स हैं, उनके बयानिए में। देखिए, पीटीआई का अलग मौक़िफ़ है, लेकिन जो पीजीएम है वो एक ढोल बजा के ढढोरा पीटती घूमती है कि 2018 में जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हुए। अब ये पीडीएम बताए कि ये इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है, जो वो करने में नाकाम रहे हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2 महीने पहले ये वही पीडीएम है जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने जाके मुजाहरा किया और अपने अदम एतमाद का इजहार किया था। आज की तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन पे या पोल्स पे डिफरेंट किस्म के इल्जामात लगाती है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और अपॉर्चुनिस्टिक गेम की, जिसकी वजह से आज वो ये बात कर रही है। जैसे कि आपने देखा था, ये ओपन बैलेट के हवाले से की थी बात। जब गीलानी जीत गए, अक्सर हमारी थी तो ढोल बजा रहे थे। जब संजानी जीत गए तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया है। तो देखिए, इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो इसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अगर ये जो हर दूसरे जिम्मे में आईन पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कानून का जिक्र करते हैं, पार्लियामेंट का जिक्र करते हैं, तो इनको अब पार्लियामेंट के फोरम पे आ जाना चाहिए और पार्लियामेंट के फोरम पे आके बातचीत करना चाहिए, और जो उनके खदशात है वो वहां पर रिफॉर्म्स के थ्रू उसको जो है जो उसको रिजॉल्व करना चाहिए या एड्रेस करना चाहिए। इनका जो मुतालबा होता है वो हमेशा यही होता है कि रिजाइन कर दें, असेंबलियां तोड़ दें। देखिए, इस तरह से असेंबलियां नहीं टूटती और ना रिजिग्नेशन आते हैं, ना ही कोई नवाज शरीफ ने इस तरह की कोई रिजिग्नेशन दी थी। आपको याद होगा कि उनको भी कोर्ट के थ्रू कौम को निकालना पड़ा था, वो ऐसे नहीं गए थे। तो लिहाजा हमारी तो हमने तो एक जदोजहद की थी और जदोजहद के नतीजे में ये सब कुछ हुआ था। तो पीडीएम को चाहिए कि वो जो बातचीत करे और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे आ जाए। क्या ऐसा तो नहीं कि जो इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं, यही वजह है, और पिछले जो इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त खानी पड़ी है, कहा यह जा रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से कि यही एक वजह है कि लोगों ने जब महंगाई के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और जो हुकूमत पॉलिसीज़ हैं उनको फेल होता हुआ दिखा रहे हैं, तो तब इनको ये फ़िक्र पड़ गई है कि अब हमें इलेक्शन कमीशन में अपने लोग लाने चाहिए ताकि इलेक्शन हमारे ही हक में फ़ैसले दे। क्या ये बात दुरुस्त है? लालचंद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? लालचंद साहब, आखिर ऐसा ही क्यों है जब ज़िमनी इंतखाबात सर पर आ गए और जो इंतखाबात अब से कुछ रोज़ पहले हुए वो रिज़ल्ट आपके सामने हैं, इस मौके पर आकर आप लोग इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं? 2.5 साल में आप लोगों ने ये अमल क्यों नहीं किया? देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 2.5 सालों में आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर बने तो हाउस में आए और वो चाहते थे कि वो हर हफ्ते जो आए और हाउस में आके अपोजिशन के और आवाम के सवालात का जवाब दें। लेकिन ना तो अपोजिशन उसमें इंटरेस्टेड थी और ना ही वो किसी लेजिस्लेशन में इंटरेस्टेड थी। उन्होंने हमेशा एनआरओ पे ही जाना चाहा। और आपको याद होगा, ये फैटफ जो है, फैटफ में ग्रे लिस्ट हम इनकी हुकूमतों के दौरान पाकिस्तान गया और उसकी वजह से पाकिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर नुकसान होता है हर साल। और जब फैटफ की लेजिस्लेशन की बात हुई तो पीडीएम ने कहा कि आप पहले नेब के कवानीन में तरमीम करें, और जब नेब के कवानीन में तरमीम की हुकूमत ने हामी भरी तो उन्होंने पूरा का पूरा नेब का कानून ही उड़ा दिया। तो ये जब भी इनसे बात होती है कि आप आए और आवाम की जो है फलाह व बहबूद के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, तो ये फौरी तौर पे एनआरओ मांगते हैं। और इमरान खान किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए इनको एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। और अब आप देखेंगे
ये अब जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है और इन पीडीएम को पसपाई हुई है सेनेट इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, उसके बाद अब पीडीएम का इखलाकी जवाब खत्म हो गया है। अब ये इंशाल्लाह कल जो है वो जो है करेंगे अपना ताज़ियती इजलास करेंगे पीडीएम का, क्योंकि पीडीएम के इख्लाफात बहुत शदीद हो गए हैं और पीडीएम में पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि उनके साथ जो मेंबर थे उन्होंने गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया है। उस तरह से तो अब कल जो है इनका लाइटली आखिरी इजलास होने जा रहा है। अब तो इनको ये खुद को बड़े मैच्योर और कानून और आइन पसंद समझते हैं, तो अब इनको वो रविश खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो ये 21वीं सदी है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अफोर्ड कर सकती है कि नजरिए कंप्रोमाइज करे और ना करेगी और ना एनआरओ देगी। लेकिन ये हुकूमत यकीनी तौर पे चाहती है कि रिफॉर्म्स हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, और जिस तरह से लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है कि हम चाहते हैं कि ईवीएम्स आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आए। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन होता है, एक हफ्ते के बाद काउंटिंग होती है, तो किसी को एतराज नहीं होता। जैसे अमेरिका में आपने देखा कि ट्रंप ने बड़ी कोशिश तो लालचंद साहब, बजाय ईवीएम लाने के इस्तीफे मांगना क्यों पड़ गया आप लोगों को? अगर कोई ऐसे लोग हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कि किसी भी किस्म की करप्शन में मुलव्विस रहे हैं, तो इदारे आपके हैं, आप उनके खिलाफ सबूत लाएं और उनको घर भेजें और ईवीएम जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आएं, ताकि शफाफ इलेक्शंस हों। जो भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार हों उस पर ना आपको एतराज़ होगा, ना ही किसी अपोजिशन पार्टी को उस पर एतराज़ होगा। देखिए, हम ईवीएम आज से नहीं, हमने माजी में भी डिमांड की थी, प्रीवियस गवर्नमेंट जब नवाज शरीफ की थी तब ने हम ईवीएम्स की डिमांड की थी, लेकिन एक या दूसरा बहाना बन के उसको अवॉइड किया जाता रहा। आपने देखा जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं एक्सपेक्टेड, सब चाहते थे उनको वोटिंग का राइट हो, उनको आज तक वोटिंग का राइट न मिल सका। तो इसलिए कि जब एक जो फोरम हो वो कोई इंसाफ करने से कासिर हो, उसमें इतनी अहलियत ना हो कि वो तो 400-500 लोगों के जो मुनस्सर इलेक्टोरेट हो उस पे जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। और तो इदारे कहते हैं कि ये तो एक ठीक है लालचंद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आज एक इंतहाई गैर मुहज्जबाना अमल देखने में आया। पाकिस्तानी सियासत में इस तरह की एक्टिविटीज देखने में बार बार आ रही हैं और जो भी जमातें हैं वो एक दूसरे को इखलाकियात से गिर कर जो है पछाड़ने की बात करती हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल अक्सर अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से खबरों में रहते हैं। आज जब वो लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के लिए पहुंचे थे तो अहाते में उन पर अंडे और स्याही फेंकी गई। लाहौर हाई कोर्ट आकर शहबाज गिल राहदारी से अदालत की तरफ जा रहे थे जब उन पर अंडे फेंके गए, जो उनके साथ चलने वाले पुलिस एहलकारों की छतरी पर लगे। उसके साथ ही उनकी जानिब स्याही भी फेंकी गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने शहबाज गिल पर स्याही और अंडे फेंकने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया, मगर वाकये के बाद शहबाज गिल ने तबसरा करते हुए कहा कि उन पर स्याही फेंकने वालों ने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है। ये गुंडागर्दी है, लेकिन हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। गुंडागर्दी करने की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। अदालत में पेश होने से कबल ट्विटर पर जारी एक पैगाम में शहबाज गिल ने बताया कि वो पीर को 2 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और उन्हें पता चला है कि मुस्लिम लीग नून के गुंडे उन पर हमला आवर होंगे। कहते हैं, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ,
अदालत आऊंगा, डरने वाला नहीं, सियासत करने पर यकीन रखते हैं, इस तरह गुंडागर्दी पर यकीन नहीं रखते। लालचंद साहब, आज जो भी हुआ इंतहाई शर्मनाक था, बहुत ही हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जिस तरह के अल्फाज गिल साहब ने इस्तेमाल किए, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले कि ये ट्रेंड कब से है और कहां से है, इसका हमें थोड़ा देखना होगा। ये आपने जब बुकला मूवमेंट चली थी मुशर्रफ के दौर में, तो जस्टिस चौधरी के लिए, उस वक्त आपने देखा कुछ वकला के फेस पे स्याही फेंकी गई और इस तरह से वाकयात हुए। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो समझती है कि उसमें बड़ी इखलाकियात है, बड़े इखलाकियात का दर्स देती है, जैसे ही वो पावर में आई तो सिंध असेंबली में जो फार्मर चीफ मिनिस्टर थे अरबाब गुलाम रहीम, उनके साथ बदतमीजी की गई थी। उसके बाद आपने लेटेस्ट देखा, ये पार्लियामेंट हाउस के सामने हुआ, और एक वाकया ये आज हुआ जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, बल्कि जहां भी वायलेंस का हो तो वहां पे मैं उनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। आज शहबाज गिल पे जो एक हमला हुआ है, वो बड़ा एक प्लान्ड हमला हुआ है, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो खुद को इखलाकियाती ब्रिगेड कहलाते हैं, जिसमें मजहबी जमायतें भी हैं, जिसमें ये जो बाकी जमायतें भी हैं, वो अपने तरीके से उन्होंने आज एक प्लान्ड वे में उन पे हमला किया। तो यकीनी तौर पे उसके बाद एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है, गुस्सा होता है, उसमें अल्फाज का हो सकता है कि बेहतर चुनाव ना हो, लेकिन किसी भी सूरत में वायलेंस को जो है वो नहीं किया जा सकता, और उसके खिलाफ फौरी तौर पे किसी के खिलाफ आपने देखा कि अगर नून लीग के लीडर्स के खिलाफ एक वाकया हुआ, उनका कहना था कि हमसे ज्यादती हुई, तो हमारे स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब ने उस पर फौरी नोटिस लिया है और एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और उस कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान मौजूद है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर भरपूर रिस्पॉन्स दिया है कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्लान किया गया, आपने देखा मरियम नवाज ने इंसाइट किया कि हम एक की जगह पे 10 करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये इंतहाई एक घटिया हरकत थी जो नहीं होना चाहिए थी, और ये हीट ऑफ द मोमेंट गुस्से में अल्फाज होते हैं, उसका बेहतर होता है तो बेहतर है, अदरवाइज ऐसी बात है उनको तकलीफ थी, उन पे हमला हुआ था, तो उसी वक्त भी चूज लिए जा रहे थे, और उनका आपने देखा आंख में भी उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से वो हीट ऑफ मोमेंट में इस किस्म के अल्फाज क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर्स हैं, बशमूल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इस तरह का अगर कोई भी इस तरह के अल्फाज होते हैं, हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं कि जो गिल साहब के साथ आज हुआ, या इससे पहले जो PDM के रहनुमाओं के साथ हुआ था, नून लीग के रहनुमाओं के साथ हुआ था, उसमें साबिक वज़ीर भी अफेक्टेड थे, और मुसद्दिक मलिक साहब भी वहाँ पर, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वायोलेशन फेस करनी पड़ी। हम उन सब की मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी रद्द अमल आया, उनकी तरफ से आया या आज गिल साहब की तरफ से आया, तो आप नहीं समझते कि क्योंकि ये अवाम का वोट लेकर ये लोग आगे आते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, तो इनको टीवी पर आकर ही अपने अल्फाज के लिए मुआज़रत ख्वाह होना चाहिए अवाम से? देखिए, मैंने कहा कि पॉलिटिकली टेम्परेचर्स अभी हाई है, वो लो डाउन करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, और वही मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी वाइज मूव की है। उन्होंने टॉक्स के लिए उन्होंने ऑफर कर दी है कि आए बेटे इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म समेत इश्यूज पे बात करें, लेकिन आप देखें PDM जो है वो कतई तौर पे बातचीत करने के लिए तैयार, जब हम टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते तो डेफिनेटली ये इश्यूज बढ़ते जाते हैं। आज नहीं तो कल बैठेंगे, बैठना तो इनको होगा ही, लेकिन जो ये कंडीशंस लगा के बैठना चाह रहे हैं, वो कंडीशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी नहीं कर सकती, लिहाजा किसी भी तरफ से वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, और वायलेंस को खत्म करने और बेहतर एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए दोनों जमायतों को, बल्कि जो भी जमायतें PDM में हैं और हुकूमत में हैं, उनको फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अच्छे इक़्तिदार करना चाहिए, बातचीत के तहत आगे बढ़ना चाहिए। अब लोग देख रहे हैं, देखें इस तरह से अगर सब पार्टीज करेगी तो लोग पॉलिटिशियन से बेजार हो जाएंगे। लोग चाहते हैं उनके इश्यूज डिस्कस हो, किसी के मुंह पे स्याही लगे ना लगे, किसी को अड्डा लगे ना लगे, उनसे उनका इंटरेस्ट नहीं है।
वो चाहते हैं लेजिस्लेशन हो, प्रो पीपुल लेजिस्लेशन हो और आवाम के मसाइल हल हो। लिहाजा पीजीएम समेत सब जमातों को अब टॉक्स के लिए बैठ जाना चाहिए। आप ये बताइएगा कि आइन और कानून में क्या इस तरह की प्लान्ड वायोलेशन करवाने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन, कानून हरकत में आ सकता है? कोई कानून इस तरह का है? देखिए, ये वाकया दुनिया में हर जगह हो रहे होते हैं और उसको एक क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही उसको डील किया जाता है, जो मौजूद है क्रिमिनल प्रोसीजर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक फिगर्स होते हैं, पूरे मुल्क को लीड कर रहे होते हैं। अगर उन पर हमला होता है तो ये हमला जिन लोगों ने सपोज के आज भी किया तो वो समझ रहे थे कि हमने शहबाज गिल पे किया है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का इमेज जो बाहर जाता है इन चीजों की वजह से, वो इतना ही खराब डेवलप होता है और चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और यकीनी तौर पे जो भी इस किस्म की हरकतों में मुलविस हो, उनके खिलाफ जो कानून में डेफिनेटली अवेलेबल है, आपके लॉज मौजूद है, उन लॉज के तहत कार्रवाई होना चाहिए। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। गिल साहब के साथ आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और गिल साहब ने अपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ओपोजिशन के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, वो काबिल मुजम्मत हैं, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज की तरह ये नहीं कहा कि हम एक के बदले 10 थप्पड़ मारेंगे, बल्कि उनका ये कहना था कि हम सियासत करेंगे और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि गिल साहब इसी तरीके के साथ सियासी तौर पर उनको पछाड़े, उनका मुकाबला करें। और यही जो एक्टिविटी है, यही जो प्रैक्टिस है, वो तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जब कभी बात तिजारत करने की आती है, जजीरों पर मनमानी करने का जी चाहता है, हैवी टेंशन तारों की नाकिस इंतजामात की वजह से गिरी लाशों पर सियासत करने की जरूरत आन पड़ती है, जब एवेन्यू में नंबर गेम अपनी मुट्ठी में रखना मकसूद होता है, तब इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों और हुक्मरानी के ख्वाब देखने वालों को कराची में रहने वालों के हुकूक, उनके मसाइल, उनके बच्चों की तालीम, अस्पताल, रोड, रस्ते, अमनो अमान सब याद आ जाता है। मगर जूं ही मकासद तकमील को पहुंचते हैं तो कायद का इस शहर की मिसाल एक मासूम यतीम बच्चे की सी हो जाती है। कराची के अवाम को जमात इस्लामी की सूरत में एक उम्मीद दिखाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से शहर भर में जारी हुकूक कराची तहरीक और मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और तय किया गया कि शाराए फैसल पर कायदाबाद तक गवर्नर हाउस होने वाली हक 2 कराची रैली 28 मार्च को होगी। रैली के हवाले से अहम फैसले और इकदाम किए गए और रैली की कामयाबी के लिए जिम्मेदारान और कारकुनान को हिदायत भी दी गई। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि असेंबलियों में इंसानों की मंडी लगाने वालों को कराची से कोई दिलचस्पी नहीं। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। शहर के लिए पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया, मगर कराची की अब तर सूरत हाल सबके सामने है। जमात इस्लामी की जद्दोजहद और तहरीके अवाम के दिल की आवाज है। पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। हुक्मरान पार्टियों ने कराची से इक्तदार और वजारतें तो हासिल की, लेकिन अवाम को शदीद मायूस किया। उन्होंने ये भी कहा कि जमात इस्लामी अवाम को हरगिज मायूस नहीं करेगी। हुकूक कराची तहरीक के मुतालबात 3 करोड़ से जायद अवाम के मसाइल के हल की जमानत है। हमारा मुतालबा है कि 3 करोड़ शहरियों को इनका जायज और कानूनी हक दिया जाए। कराची के अवाम के जायज और कानूनी हुकूक के हुसूल व मसाइल के हल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कराची के मसाइल के लिए 28 मार्च को जो मार्च हो रहा है उसमें हकीकतन मार्च की वजूहात क्या हैं और आखिर अपने मुतालबात किससे जमात इस्लामी करने जा रही है। जमात इस्लामी से मुझे ज्वाइन किया जनाब नवीद कादिर साहब ने, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नवीद कादिर साहब, आप ये बताइए कि जमात इस्लामी जो 28 मार्च को रोडों पर निकल रही है, उनका बुनियादी तौर पर अपनी डिमांड किसके सामने रखे हैं? सिंध गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं या उनकी जो डिमांड है वो वफाक से अपनी डिमांड रख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौक़िफ़ सुनने का टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी बात है कि कराची में जमात इस्लामी जो निकल रही है कराची के हकूक़ के लिए निकल रही है, वो वफाक से इस बात का वो कर रही है कि आप कराची के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है, कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही, कराची के नौजवानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, कराची में अस्पताल का कल्चर नहीं है, कराची में रोडों का इस्तेमाल नहीं है, कराची के साथ सोशली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। नहीं तो आप जो डिमांड कर रहे हैं, अब कराची जो है सिंध का जो है दारुल खिलाफा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है तो वो तो ज़्यादातर सिवाय कुछ एक इदारों के, जिस तरह हम स्टील मिल्स की बात कर लें वो वफाक के साथ है, उस तरह चंद एक और इदारे हैं जो कि वफाक के साथ हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं समझते कि सिंध गवर्नमेंट की है? आप लोगों को बजाय गवर्नर हाउस के सीएम हाउस का रुख करना चाहिए था। बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का भी हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा कराची के हकूक़ के लिए, न वफाक की तरफ से मिला जा रहा है। हम ये जो रैली हमने रखी है हक दो कराची को, ये अभी से प्रोग्राम नहीं है, हम हर जगह मुजाहरे भी करते आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से इस मामलात को इशू को हम उठाते आ रहे हैं। जमात इस्लामी 1941 से वजूद में आई है और जब से वजूद में आई है कराची के हकूक़ की बात कर रही है। हम कराची के साथ सोशली माँ का सलूक किया जा रहा है। और दूसरी बात, कराची के नौजवान जो है ना बेरोज़गार घूम रहे हैं, कराची में सड़कों का इंतज़ाम नहीं है, कराची में अस्पताल नहीं है, कराची के साथ ज़्यादती की जा रही है हर तरीके से, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है और वफाक भी कर रही है। नहीं, और जहाँ तक अगर हम बात करें कि जो वादे इस वक्त जमात इस्लामी कराची के लोगों के साथ कर रही है, तो अगर तारीख में देखा जाए तो पिछले 75 सालों से जो भी पार्टी आती है इक़्तिदार में, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, या इक़्तिदार में आने से पहले वो सब ये वादे करते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये वादे सुनकर और इनकी वफा होने की उम्मीद पर कराची वाले अब थक चुके हैं, अब वो किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकते? जमात इस्लामी को वो क्यों उन पर यकीन करेंगे, क्यों उन पर ट्रस्ट करेंगे? जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी है जिस पर कोई करप्शन का केस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है। जमात इस्लामी का सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान जब आए थे, उन्होंने इतने काम कराए कि जिसकी तारीख है कराची के लिए, ठीक है। कराची के किसी भी बंदे पर करप्ट का केस नहीं है और जमात इस्लामी ने हमेशा मजलूम के साथ दिया है और कराची का साथ भी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ही देगी। इसके साथ अगर मैं ये बात करूं कि आप जमात इस्लामी को काफ़ी एक्टिव देखा गया, काफ़ी एक्टिव पाया गया, जहां पर स्टील मिल्स का मसला चल रहा था, वहां के जो मुलाजमीन थे उनके साथ हमने देखा कि जमात इस्लामी की क़यादत उनके साथ खड़ी थी, तो उसके कुछ रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं? जमात इस्लामी की पूरी क़यादत उनके साथ खड़ी थी और जमात इस्लामी के कायद अमीर पाकिस्तान सिराजुल्लाह खुद उनके दरमियान में आए थे, कोर्टों में केस चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर आपको क्योंकि उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं हुई, हुकूमत जो चाहती थी उन्होंने वो काम कर दिखाया, जिन लोगों को वो फारिग करना चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। और जमात इस्लामी क्योंकि वो स्टैंड तो उन्होंने लिया, लेकिन अपने जो नुकात हैं वो उनकी मंजूरी नहीं करवा सके, अपने जो डिमांड हैं उनको मंजूर नहीं करा सके, तो अब शायद उस वजह से कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने अपना रुख कराची के जो बाकी मसाइल है उस तरफ मोड़ दिया है ताकि सियासत में वो अब जिंदा रह सके, क्योंकि ना वो पीडीएम का हिस्सा है, न ही वो हुकूमत के साथ जो है इत्तेहाद में है, तो अब अलहदा वो और कोई एक्टिविटी तो कर नहीं सकते थे, तो इस वजह से उन्होंने कराची के मसाइल को उजागर करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप लिया है। ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ जमात इस्लामी खड़ी है और कराची में जहाँ भी जुल्म होता है जमात इस्लामी खड़ी है। 1941 से पार्टी बनी है, जब से ये कराची के हकूक़ की बात कर रही है। अमीर कराची हाफिज़ नईम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि स्टील मिल की बात हो या वो मिल एरिया की बात हो, कहीं भी मुलाजमों के साथ ज़्यादती की जाएगी, जमात इस्लामी वहाँ खड़ी होगी। अच्छा, आप लोग एक बात कर रहे हैं कि जो पावर्स हैं वो दी जाएं जो सिटी गवर्नमेंट है उसको, तो सिटी गवर्नमेंट में आप लोग खुद, जमात इस्लामी खुद किस तरह का किरदार चाहती है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहती है? आप क्या समझते हैं कि क्या आपको फ़ंड रिलीज़ किए जाएं, जमाती इस्लामी के हाथों फ़ंड लगें? क्योंकि अगर फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट से या सिंध गवर्नमेंट से और वो उन्हीं लोगों के हाथों में दे दिए जाते हैं जिन पर आवाम को भरोसा नहीं है या जिनके ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं है, तो फिर तो आपकी डिमांड जो है वो किसी उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं कि जो फंडिंग है वो आप ही के ज़रिए इस्तेमाल की जाए? हम ये चाहते हैं कि कराची में मर्दोमशुमारी दुरुस्त कराई जाए,
जब कराची में मरदूदशुमारी दुरुस्त होगी ना तो ऑटोमेटिक हर चीज़ सही हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि हम पे सिंध गवर्नमेंट हम पर यकीन करे, हम पे आवाम का यकीन है। जब कोरोना वायरस का मामला आया तो अलखिदमत वो वाहिद शाख थी जमात इस्लामी की जो हर जगह खड़ी रही। आप कराची में कहीं भी देख लें, जब भी कोई बुरा वक्त आया तो जमात इस्लामी ही खड़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं ये बात करूं कि आपके जो सबसे टॉप डिमांड्स हैं वो क्या हैं, कराची के अवाम के क्या सबसे सरे फहरिस्त मसाइल हैं जिनके लिए आप ये मार्च करने जा रहे हैं, उनकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। कराची के सबसे बड़े मसाइल हैं, मरदूदशुमारी दुरुस्त की जाए, ठीक है, बलदादी इलेक्शन कराए जाएं, नौजवानों को नौकरी दी जाए, KLF के को लगाम दी जाए, कराची को ट्रांसपोर्ट दी जाए, कराची को अस्पताल दिए जाएं, कराची को यूनिवर्सिटी वगैरह दी जाएं। ये हमारे पॉइंट हैं। और अगर हुकूमती जो अराकीन हैं जो आपके साथ, यकीनन आप जब गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आपके रास्ते में हुकूमत किसी तरह की रुकावट बनेगी? क्या इस तरह के खदशात हैं? देखिए, हुकूमत तो हमारे खिलाफ हमेशा शुरू से रुकावटें डालती आ रही है, मगर जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी है जो रुकावटों से नहीं डरती। अगर इस तरह की कोई रुकावट आपके आड़े आती है तो उसको किस तरीके से फेस करेगी जमात इस्लामी? इंशाल्लाह ताला ये तो उस टाइम की बात है, फिर उस टाइम पे हमारी क़यादत जो फैसला करेगी, हम तो क़यादत के फैसले पे ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया नवीद कादिर साहब। नवीद कादिर हमारे साथ मौजूद थे। कराची मार्च जो कि होने जा रहा है 28 मार्च से, और हुकूमत को एक टफ टाइम आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये टफ टाइम सिंध गवर्नमेंट के लिए है या ये जो टफ टाइम है वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए है, जहां पर इस वक्त तमाम पार्टीज़, तमाम जो भी गवर्नमेंट के अलायंस हैं या ओपोजिशन के अलायंस हैं वो अपनी अपनी तरफ सियासत कर रहे हैं, लेकिन वो शहर जिसको कोई, सबको उसकी याद तब आती है जब उनको वोट चाहिए होता है, जब उनको कोई और उनके मफादात होते हैं, तो उस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची को जो है सब उसी का रुख करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो कि असल वक्त है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब आम दिन चल रहे हैं, जब बारिश तूफान नहीं है, तो उस वक्त आप लोगों को चाहिए कि आप किसी भी शहर के, किसी भी मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ उस वक्त लेकर कर जाएं, उस वक्त इक़दामात करें, ताकि जब आपके ऊपर कोई आफत आए तो उसका मुकाबला आप बेहतरी की तरफ जो है बेहतरी के साथ कर सकें। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।